तो आज हम बात करने वाले हैं आपका डे 9 का जो पॉलिटी है, एंड इसमें हम टॉपिक्स देखेंगे संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय एंड सहकारी समितियां। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास को स्टार्ट करें उसके पहले आप सभी स्टूडेंट्स को पूरे पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नव वर्ष की। पूरी कोशिश कीजिए कि आप हार्डवर्क क्वांटिटी के साथ करते रहे और आपने जो भी अपने लिए ड्रीम देखा है आप उसको फुलफिल करें। तो बच्चों इसी हार्डवर्क और डेडिकेशन के कमिटमेंट को आप याद रखें जब तक आप ये यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। पूरी कोशिश कीजिए, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को, जो भी आपने अपने लिए सोचा है जीवन में, उसको आप अचीव करें। ऐसी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। एक बार फिर से आप सभी को विश वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करते हैं इन 3 टॉपिक्स पर। सबसे पहले तो हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपने अपने लिए कौन सा एक कमिटमेंट जो है वह चूज किया है। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि हम नए साल पर ये करने वाले हैं, अब से हम 4 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे, अब से हम क्वांटिटी के साथ पढ़ाई करेंगे, अब से हम 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, अब मुझे इस साल में ये जो नया स्किल है वह सीखना है, मुझे अपनी हॉबी कंप्लीट करनी है। मतलब नंबर ऑफ आपके संकल्प हो सकते हैं जो आपने अपने लिए चूज किए। तो जो भी आपने चूज किए कोशिश कीजिए कि ना केवल पहला दिन बल्कि आगे क्वांटिटी से आप उसको मेंटेन कर जाए। चलिए आगे चलते हैं। संवैधानिक निकाय का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे कि हम बात करें आर्टिकल 280 में एक बॉडी की बात की गई है और इसका मतलब क्या है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो संवैधानिक निकाय का मतलब है जिसका संविधान में वर्णन है, मतलब संविधान में एक डेडिकेटेड आर्टिकल है, संविधान में उसकी चर्चा जो है वह की गई है, उसको हम क्या कहेंगे बच्चे? संवैधानिक निकाय। तो यूपीएससी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछता है कि कौन सा संवैधानिक निकाय है, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। दूसरा है गैर संवैधानिक निकाय, मतलब जिसका वर्णन जो है वह संविधान में नहीं है। यहाँ पे संविधान में वर्णन नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय है। ऐसी संस्थाओं को हम एक्ट बनाकर चूंकि स्टैब्लिश कर देते हैं, और एक्ट मतलब विधान, तो हम इनको विधिक संस्थाएं कह देते हैं, इसको हम स्टैट्यूटरी कह देते हैं। इसका स्टेटस क्या होगा? स्टैट्यूटरी स्टेटस होगा। समटाइम्स इनको सांविधिक भी कह दिया जाता है। सांविधिक एंड संवैधानिक, इन दोनों में डिफरेंस है, इनको सांविधिक कह दिया जाता है। क्लियर? एंड सहकारी समितियां जो एक तरह से लाभ को शेयर करने के आधार पर बनी होती, जैसे कि कोई ग्राम सहकारी समिति है, तो जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स है सबके बीच में समानता के आधार पर एक जो शेयर है, लाभ है, वह बढ़ जाता है। सहकारी समितियों की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आखिर हमारे सामने क्या आया है? सहकारी समितियों को लेकर ही आया है। सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है बेसिकली यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कहता है कि मतदाता सूची के पर्यवेक्षण और सहकारी संस्था के लिए चुनाव का संचालन संसद के द्वारा सुझाए गए निकाय में निहित होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बच्चे यहाँ पर गलत होगा। हम यहाँ पे चूंकि सहकारी समिति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो संसद है ये वर्ड यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। इवन विधानमंडल जिसको सुझा दे, विधानमंडल के द्वारा सुझाए गए जो निकाय है उसमें ये शक्ति निहित होगी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि शीर्ष सहकारी समिति के खातों का ऑडिट रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष क्या रखा जाता है? तो जो भी इस तरह की सहकारी समितियां हैं बच्चे, याद रखो कि इनका जो ऑडिटिंग रिपोर्ट है वह विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। अब ध्यान से पढ़िए, पहले साल का पहला क्वेश्चन गलत मत कर देना। सही नहीं है पूछा है तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है ना? इसके अलावा कुछ और मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देती हूं कि हम देखते हैं कि 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था बच्चे, इस संविधान संशोधन के द्वारा जो सहकारी समितियां हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, इनको संवैधानिक जो दर्जा है बेसिकली वह दे दिया गया। और ये कब हुआ था? 2011 में हुआ था। इसके अलावा सहकारी समितियां बनाना हमारे फंडामेंटल राइट में शामिल है। आर्टिकल 19 का इसको हिस्सा बना दिया गया। किसका? आर्टिकल 19 का जो हिस्सा है बेसिकली इसको बना दिया गया। इसके अलावा अगर हम डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो हमने 43B इसको जोड़ा और संविधान में एक नया भाग है ना, संविधान में एक नया जो भाग है वह भी जोड़ा। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल 243 ZH से लेके आर्टिकल 243 ZT, ये आर्टिकल्स है जिसमें सहकारी समितियों का प्रावधान किया। तो संवैधानिक दर्जा देने का तो मतलब ही यही है कि हमने संविधान के विभिन्न आर्टिकल्स में इसका जो उल्लेख है वह कर दिया। कमेंट करके बताओ किसी सहकारी समिति का नाम। चलो आगे चलते हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय की बात करते हैं, पीएमओ की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय तो राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है।
प्रधानमंत्री राहत कोष और आपदा प्रतिक्रिया कोष का प्रबंधन किया जाता है। कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत इसको एक विभाग का जो दर्जा है वह प्राप्त है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, देखो बच्चे, पहले जो है इसको प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में 1947 में इसको प्रधानमंत्री सचिवालय का मतलब प्रधानमंत्री सचिवालय नाम था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि 1977 की अगर हम बात करें तो 1977 में बच्चे नाम बदला गया और प्रधानमंत्री कार्यालय जो नाम है ये यहां पर कर दिया गया। इसके बाद देखो कि राजनीतिक रूप से भले इसका नेतृत्व जो है वे प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से अगर हम अध्यक्षता की बात करेंगे तो जो हमारे देश के मुख्य सचिव है इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। नो, क्यों, कौन करेंगे? तो जो मुख्य सचिव होंगे। प्रशासनिक रूप से सबसे बड़ा पद होगा, जो मुख्य सचिव होंगे इनके द्वारा अध्यक्षता करी जाएगी। अगला है राहत कोष, तो डेफिनेटली प्रबंधन इसके द्वारा किया जाएगा, पर अगर हम आपदा प्रतिक्रिया कोष की बात करेंगे बच्चे तो आपको याद रखना है कि इसका जो प्रबंधन है वह गृह मंत्रालय करेगा। होम मिनिस्ट्री के अंदर में बेसिकली ये आएगा प्रतिक्रिया कोष। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट की बात करेंगे कि 1961 में जो नियम है वह बनाए गए थे और इसको एक विभाग का दर्जा दिया गया था। यस, एग्जैक्टली। पूछा है कितने कथन सही है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल एक कथन, मतलब तीसरा कथन बस सही है। अब आते हैं हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पहले केवल SC ST आयोग की बात की गई थी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात नहीं की गई थी। आगे देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल मामले के निर्णय के अनुसार किया गया था। मंडल मामले का गठन जब हुआ तब इसके द्वारा यह कहा गया था कि ओबीसी को 27% जो आरक्षण है ये दिया जाए, और इसके बाद जब पूरे देश में एक लहर उठी कि भाई इसको अवैधानिक संवैधानिक जो है वह घोषित किया जाए, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? नहीं, वैध घोषित कर दिया, है ना। तो मंडल मामले के निर्णय के अनुसार क्या इसका जो गठन है वह किया गया था? बिल्कुल किया गया था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वह सही है। 1992 का मामला था, मंडल आयोग की बात करें 1992 का मामला था, जिसके हिसाब से एक जो आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसकी बात की जाती है, और 1992 में मंडल मामले का निर्णय आता है। और अगर हम इसके गठन की बात करें तो 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसका गठन किया जाता है। 102 संविधान संशोधन के द्वारा क्या इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था? यस, एग्जैक्टली दिया गया, संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया, और इसमें एक आर्टिकल जो है वह ऐड किया, आर्टिकल 338 क्लॉज बी। आर्टिकल 338 क्लॉज बी यह केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसमें कितने स्टेटमेंट जो वह सही है? तो इसमें सभी कथन जो है वह सही है। इसमें कितने स्टेटमेंट सही है? तो बच्चे इसमें सभी कथन जो है वह सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। क्या राष्ट्रपति को सलाह देने का काम निर्वाचन आयोग कर सकता है? अगर कोई मौजूदा सदस्य है ना, जैसे कि किसी के कोई लाभ के पद पर है, ये आरोप लगा दिया गया, तो क्या मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। चुनावी व्यवस्था से संबंधित विवादों की जांच के लिए अधिकारियों को नियुक्त करना, निष्पक्ष चुनाव संचालन कराना, चूंकि इसका काम है बच्चे, तो ये भी इसके काम के अंतर्गत जो है वह आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है राजनीतिक दलों को मान्यता, चुनाव चिन्ह आवंटित करना और विवादों के निपटाने के लिए एक न्यायालय की तरह ये काम करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, और तीनों ही जो स्टेटमेंट है इसमें सही है। अगला है, कौन संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? आप देखेंगे कि एक तो है भाई संघ लोक सेवा आयोग, आपका स्टेट PSC है ना, राज्य लोक सेवा आयोग है, और एक होता है बच्चे ज्वाइंट। ज्वाइंट का मतलब क्या होगा कि अगर एक या एक से ज्यादा राज्य अगर चाहे तो एक साथ जो अपनी ये भर्ती परीक्षा है वह करवा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर ज्वाइंट जो इस तरह की PSC है इसका गठन किया जाता है। ठीक है, तो इसके पूछा है कि सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति के पास यह पावर है। जहां UPSC और स्टेट PSC की हम बात करें, ये दोनों संवैधानिक संस्थाएं, क्योंकि संविधान में वर्णन है। वही अगर हम बात करेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग की, तो यहां पर आपको याद रखना है कि ये एक वैधानिक संस्था है। इसका जो दर्जा है बच्चे वह कैसा है? वैधानिक दर्जा है। और इसके विपरीत अगर हम देखेंगे UPSC और बाकी राज्यों का, इनका जो दर्जा है वह कैसा है? संवैधानिक दर्जा है। क्लियर? तो सेवा शर्तें और बाकी सब चीजों का काम किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है वित्त आयोग के द्वारा।
आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। भारतीय राजकोषीय संघवाद के संतुलन चक्र के रूप में कार्य करेगा। आयोग के सदस्यों की योग्यता संसद द्वारा निर्धारित की जाएगी और इसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 380 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। इसमें आपसे पूछा है कि कौन से कथन सही नहीं है। इसमें आपसे पूछा है कौन से जो कथन है वो इसमें सही नहीं है, ये बात आपसे पूछी गई। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? देखो, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होंगे, 4 सदस्य होंगे। ठीक है, तो नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। राजकोषीय संघवाद के संतुलन मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो वित्त का बंटवारा होना है न्याय संगत तरीके से कराया जाए, राजस्व का बंटवारा जो है वह न्याय संगत तरीके से कराया जाए। सो राजकोषीय संघवाद के संतुलन चक्र के रूप में कार्य करेगा। अगर हम देखें कि संसद के द्वारा निर्धारित की जाएगी योग्यता, ये बात भी सही है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेसिकली आर्टिकल क्या है, भाई ये तो सबको याद होगा ना, आर्टिकल 280 है, 380 नहीं है। तो कितने स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जो है वह इसका आंसर होगा। केवल एक स्टेटमेंट इसमें गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में है। यहां पर बच्चों आपको याद रखना है कि बेसिकली अगर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल जो कि है आपका आर्टिकल 148 और इसमें कैग के लिए स्वतंत्र पद की जो बात है वह की गई है ना। इसमें यह कहा गया कि जो हमारा सार्वजनिक कोष होता है ना, जो जनता का धन है और सारी चीजें हैं, सार्वजनिक कोष के संरक्षक के रूप में यह कार्य करता है, पूरी वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। और यही एक रीजन था कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो है वह कैग को कहा गया था। समझे? तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे कि संचित निधि से होने वाले सभी व्यय का लेखा परीक्षण करेगा, विभिन्न विभागों के लिए अनुदान स्वीकृत करेगा, अनुदान स्वीकृत करने का काम नहीं करेगा। कैग पीएम को संघ और राज्यों के खातों के रखरखाव के संदर्भ में सलाह देगा। तो पीएम को सलाह नहीं देगा, बल्कि किसको सलाह देगा बच्चे? राष्ट्रपति को सलाह देगा। तो अब मैं आपसे पूछूं कितने स्टेटमेंट इसमें सही है? आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक स्टेटमेंट जो है वह सही है। तो यहां पर कैग का क्या काम होता है? सार्वजनिक कोष का संरक्षण, केंद्र और राज्य के स्तरों पर पूरी जो हमारी वित्तीय प्रणाली है उसको नियंत्रित करने का काम जो है वह कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि कुछ लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि बेसिकली आप कह तो रहे हो कि सार्वजनिक जो वित्त है उस पर आप कंट्रोल रख रहे हो, लेकिन कुछ नहीं है ये। अब मरने के बाद पोस्टमार्टम किया तो उसका क्या फायदा? तो जो आलोचना करते हैं वह कैग के पद के इसी आधार पर करते हैं कि जैसे कि मरने के बाद आप पोस्टमार्टम करके कितना भी अच्छा रिजल्ट दे दो, आप इंसान को जिंदा नहीं कर सकते। तो यहां पर यह बात कही जाती है कि व्यय होने के बाद आप लाख ऑडिट करो, लाख जो है वह घोटालों का पता करो, पर हम उस चीज को क्या नहीं कर पाए? स्टार्टिंग में बेसिकली हम उस चीज को रोक नहीं पाए, तब कोई फायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में। मैं आपको बता दूं यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट आपसे कहता है कि संसद के एक अधिनियम के द्वारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर क्या इसका गठन किया गया है? तो यहां पर देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 आता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 आता है और उसके द्वारा एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की जो बात है वह की जाती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर। डॉक्टर के पेशेवर आचरण का विनियमन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के दायरे से बाहर है। भाई पेशेवर आचरण का विनियमन, जो डॉक्टर है, डॉक्टर का जो आचरण है, अगर हमने एक संस्था बनाई गई है जो कि रेगुलेट करेगी, तो डॉक्टर का जो आचरण है हम उसको कैसे बाहर कर सकते हैं? तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि ये स्टेटमेंट गलत है। देश में चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए डॉक्टर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा एक विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है। एग्जैक्टली तो कितने स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसका आंसर होगा। 2 स्टेटमेंट इसमें सही है, एक स्टेटमेंट इसमें गलत है, क्योंकि यहां पे आपको याद रखना है कि इसका मेन काम ही यही है कि मेडिकल पेशे में जो लोग हैं उनके आचरणों को बेसिकली नियंत्रित करने का काम ये करेगा। चलो आओ और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न संगठनों पर विचार कीजिए। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, कुछ आर्टिकल्स हैं बच्चे इसमें। जैसे कि यहां पर हम देखेंगे आर्टिकल 350 बी,
आर्टिकल 350 बी है ना, ये कहता है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी। वही अगर मैं आपसे कहूं सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आपको संथानम जो समिति है वह याद होगी, 1964 में इसकी जो स्थापना है बच्चे वह की जाती है ना, तो केस संथानम के आधार पर की जाती है। तो यहाँ पे मैंने कोई आर्टिकल नहीं लिखा। अगली बात, अगर हम मानवाधिकार आयोग की बात करें तो 1993 में बच्चे एक्ट लाकर इसकी स्थापना की जाती है, यहाँ पे भी मैंने कोई आर्टिकल नहीं लिखा। अगर मैं जीएसटी परिषद की आपसे बात करूं तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जीएसटी परिषद के लिए ना बच्चे एक आर्टिकल की जो बात है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है। वैसे भी जीएसटी को लेके आपने खासा विवाद आप देखते रहे होंगे कि पॉपकॉर्न पे भी 3 तरह के जो जीएसटी है वह लगाएगा, उसको भी कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक है, तो 279 जो ए है उसमें बात जीएसटी की गई। अब पूछा है कौन से संवैधानिक निकाय हैं, तो संविधान में जिनका वर्णन है वो संवैधानिक निकाय है। एक तो ये है आर्टिकल, एक तो ये है आर्टिकल। तो आंसर क्या लगा दूं मैं, ऑप्शन नंबर बी लगा दूं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि जीएसटी परिषद जो है इनका अध्यक्ष कौन होता है, इनका अध्यक्ष कौन होगा बच्चे, वित्त मंत्री अध्यक्ष होगा। इनका अध्यक्ष कौन होगा, वित्त मंत्री होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और हम बात करेंगे भारत के महान्यायवादी के बारे में। भारत का महान्यायवादी क्या देश में सर्वोच्च विधिक अधिकारी होगा, क्या सर्वोच्च विधिक अधिकारी होगा? एग्जैक्टली भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में इन्हें क्या सुनवाई का अधिकार होगा? बिल्कुल होगा, है ना, लेकिन इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा, पर हाँ सुनवाई का अधिकार इन्हें होगा। भारत के संविधान में उसके हटाने की प्रक्रिया आधारों का उल्लेख नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये बेसिकली राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो काम है वह करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये जो काम है वह करते हैं, और इसे राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। साथ ही महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देके कभी भी हट जाए। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पे कही गई, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 1 और 2 जो स्टेटमेंट है वह सही है और बाकी स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो उम्मीद करती हूं कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि मैं आज नाम नहीं ले रही, ये रिकॉर्डेड क्लास मिली, कल की क्लास अपन लाइव कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं हम सभी कि आपका जो भविष्य बहुत उज्जवल होगा। आप पूरी मेहनत करेंगे, पूरे प्रयास करेंगे। आपने जो सपने अपने लिए देखे हैं, आपने जो सपने अपनों के लिए देखे हैं, आप उनके लिए काम करेंगे और पूरा अचीव करने की कोशिश करेंगे। सो एक जो लर्निंग मैं आप सभी को देना चाहूँगी कि कभी भी आप ये ना सोचें कि मुझे क्या नहीं मिला है, मुझे ये रिसोर्सेज नहीं मिले, मुझे इस चीज़ की कमी थी इसलिए मैं अपने जो लक्ष्य है उसको नहीं मैं पा सकी। तो यहाँ पे आपको क्या कोशिश करनी है, जो आपके पास अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, आप उनसे अपना काम करना स्टार्ट कीजिए। ऑनलाइन, ऑफलाइन, हार्ड बुक, सॉफ्ट बुक, पीडीएफ, इन सभी चीज़ों का उतना तनाव ना लें। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि सबसे ज़्यादा जो कंसर्न आते हैं, जो मैसेजेस मुझे भी पर्सनली आते हैं बच्चों के, वो यही होता है कि मैम हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम कोई बैच नहीं परचेज कर सकते, हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। बच्चे आजकल पढ़ना इतना आसान हो गया और शिक्षा इतनी अफोर्डेबल हो गई है। अगर आपको पता है कि आपको इस टॉपिक को पढ़ना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे सर्च करो, आप गूगल पे सर्च करो। मुझे नहीं लगता कि इतना गरीब या इतना कोई ज़्यादा होगा कि जिसके पास पेन और कॉपी ना हो। ठीक है, आप लिखिए, नोट्स बनाइए, चीज़ों को याद करिए। यूपीएससी कभी इस चीज़ को नहीं कहता कि जो आप कोचिंग करेगा वही निकलेगा। ठीक है, बहुत सारे आपने ऐसे बच्चों के, हालांकि कम ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस वास्ट है, इसलिए हम सोच नहीं पाते इस बात को, बट यहाँ पर मैंडेट कहीं नहीं किया गया कि आप जब प्रॉपर कोई किसी ऐसे कोर्स में 2 साल 3 साल पढ़ो तभी जाके यूपीएससी निकलेगा। अगर आपको अपनी समझ है, आपको समझ है कि ये सिलेबस में आता है, यूपीएससी की समझ है, आप अगर कॉन्टिन्यूटी के साथ वर्क करें, यूपीएससी की डिमांड को फुलफिल करें, आप खुद से भी सारी चीजों को कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। तो होपफुल रहिए, कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखें। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर रखें। जब कोई आप पे विश्वास ना कर रहा हो तब आप अपने सपनों पे विश्वास कीजिए। सो विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड बहुत 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 सारी शुभकामनाएं बच्चों, आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए। आप सभी सफल हो और थैंक यू।